16 जुलाई 1945 ये वो दिन था जब इंसानियत को तबाह करने वाले हथियार एटॉमिक बॉम्ब को पहली बार टेस्ट किया जा रहा था। ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार एक ऐसा वेपन मैदान में उतर चुका था जो दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। इस एटॉमिक बॉम्ब को बनाने वाले फिजिसिस्ट जे रॉबर्ट ओपनहाइमर थे और इनको जरा सा भी ये मालूम नहीं था कि इनका बनाया हुआ हथियार वाकई में इतना ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। जब उन्होंने इसकी तबाही अपनी आंखों से देखी तो उन्होंने ये शब्द कहे, Now I am become death, the destroyer of worlds. इसी एटॉमिक बॉम्ब ने ओपनहाइमर को तबाही तक क्यों और कैसे ला खड़ा किया। जिस इंसान की मेहनत की वजह से अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 जीता था, उसी को अमेरिका ने पूरी दुनिया में अपमानित और बदनाम आखिर क्यों किया। दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, ओपनहाइमर ने अपनी जिंदगी में कारनामे तो बहुत सारे किए, लेकिन इनको इतिहास में फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के नाम से जाना जाता है। 1904 में पैदा हुए और सिर्फ 18 साल की उम्र में केमिस्ट बनने का ख्वाब इनको हार्वर्ड ले गया। एडमिशन मिलते ही ये बीमारी की वजह से पूरा 1 साल क्लास ज्वाइन नहीं कर सके, लेकिन 4 साल की डिग्री इन्होंने सिर्फ 3 साल में ही कंप्लीट कर ली। केमिस्ट बनने के साथ साथ इनका फिजिक्स में भी काफी इंटरेस्ट था। हार्वर्ड से फ्री होने के बाद थ्योरेटिकल फिजिक्स पर रिसर्च के लिए जर्मनी की गोटिंगन यूनिवर्सिटी में चले गए और सिर्फ 23 साल की उम्र में ही ये पीएचडी कंप्लीट कर चुके थे। उनका नेचर था कि वो किसी से ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे, सिर्फ अपनी रिसर्च पे ही उनकी ज्यादा अटेंशन हुआ करती थी। वो वापस यूएस आए और दोबारा अपनी रिसर्च पर लग गए। यहां तक इनका एटॉमिक बॉम्ब से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, लेकिन फिर यूरोप में हिटलर का राज शुरू हुआ और उसने चंद जर्मन साइंटिस्ट को दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन बनाने का टास्क दिया। अब यहां एंट्री होती है एल्बर्ट आइंस्टाइन की। जी हां, आइंस्टाइन ने हिटलर का ये खतरा भांप लिया और अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखकर कहा, हमें भी इस तरह का वेपन तैयार करना चाहिए, वरना कल को हिटलर हम पर हावी हो सकता है। आइंस्टाइन का लेटर पढ़कर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने फौरन एक्शन लिया और यूएस मिलिट्री को ऑर्डर दिया कि एटॉमिक बॉम्ब पर रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जाए। इस मशहूर प्रोजेक्ट को आज दुनिया मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से जानती है। खैर, अब होना तो ये चाहिए था कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए यूएस आर्मी आइंस्टाइन को ही चुनती, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये लेटर लिखा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एल्बर्ट आइंस्टाइन का बैकग्राउंड जर्मन से था और अमेरिका को यह शक था कि शायद आइंस्टाइन उनके साथ कोई चाल चल रहे हैं। इसी वजह से प्रोजेक्ट मैनहट्टन को ओपनहाइमर को दे दिया गया। ओपनहाइमर आइंस्टाइन के व्यू से काफी सहमत होते थे और वो भी ये चाहते थे अमेरिका को एटॉमिक बॉम्ब बना लेना चाहिए। इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए न्यू मैक्सिको में एक पूरा शहर बनाया गया, जिसको लॉस आलामोस कहा जाता है। यूएस गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट पे इतना पैसा बहाना शुरू कर दिया। 1945 के दौर में इस प्रोजेक्ट पे टोटल 2 अरब यूएस डॉलर का खर्चा किया गया। अमेरिका की हिस्ट्री में यह सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा सीक्रेट प्रोजेक्ट होने वाला था, लेकिन इस राज को संभालना यूएस मिलिट्री के लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। लॉस एलामोस में मैनहट्टन प्रोजेक्ट पे 1,30,000 वर्कर्स काम करते थे। इन लोगों को बड़ी जांच पड़ताल के बाद चुना गया था ताकि प्रोजेक्ट की कोई भी खबर बाहर ना जा सके। इनमें साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस, रिसर्चर्स समेत लो स्टाफ भी शामिल था। सबको ये डायरेक्शन दी गई थी कि प्रोजेक्ट के बारे में किसी को कुछ ना बताया जाए और ना ही अपनी फैमिली को। यहां कोई भी एक दूसरे को असली नाम से नहीं जानता था, सबको एक फेक नाम दिया गया था और प्रोजेक्ट साइट का यह रूल था कि अगर किसी का असली नाम लीक हुआ
तो उसको सजा दी जाएगी। यहाँ लेटर्स आते थे लेकिन फेक एड्रेस पे। वो एड्रेस था पीओ बॉक्स 1663 न्यू मैक्सिको। यहाँ तक कि ऑफिशियल लेटर में सिटी नाम भी मेंशन नहीं किया जाता था। लेटर की सेंसरशिप के लिए यहाँ सेंसर डिपार्टमेंट पहले तमाम लेटर्स को खोल के पढ़ता था। इसी तरह यहाँ से भेजे जाने वाले लेटर भी पहले पढ़े जाते थे। प्रोजेक्ट साइट के अंदर आने के लिए सख्त सिक्योरिटी रखी गई थी। बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट में भी सिटी नेम नहीं बल्कि पीओ बॉक्स 1663 लिखा होता था। ये सब सिर्फ इस वजह से किया जा रहा था ताकि एटॉमिक बॉम्ब से जुड़ी कोई भी छोटी सी इंफॉर्मेशन लीक ना हो सके। ओपनहाइमर प्रोजेक्ट मैनहट्टन से पहले ही न्यूक्लियर फिजन पर रिसर्च कर चुके थे। ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एटॉम्स को स्प्लिट करके हद से ज्यादा एनर्जी पैदा की जा सकती है। कुदरत में पाया जाने वाला सबसे भारी एलिमेंट यूरेनियम होता है। यूरेनियम के एक एटम में 92 पैरानॉट्स और 146 न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिनको अगर मिला लें प्लस करें तो यूरेनियम का टोटल एटॉमिक मास आता है जो है 238.03। अब साइंटिस्ट ने इसी एक्सपेरिमेंट और रिसर्च के बाद ये नतीजा निकाला कि अगर यूरेनियम 238 को एक खास प्रोसेस से गुजारा जाता है तो इसमें से U-235 निकलता है और ये बहुत ही अनस्टेबल एलिमेंट है। यानी अगर एक न्यूट्रॉन को इस नए यूरेनियम 235 के साथ कोलाइड करवाया जाए तो यूरेनियम स्प्लिट हो जाता है और बहुत एनर्जी पैदा करता है। स्प्लिट होते ही नए न्यूट्रॉन निकलते हैं जो दूसरे यूरेनियम 235 से मिलते हैं और ये रिएक्शन बार बार रिपीट होता है। ये सारा चेन रिएक्शन सिर्फ चंद माइक्रो सेकंड के अंदर अंदर पूरा हो जाता है और सारे रिएक्शंस का निचोड़ हमें एक जोरदार धमाके और एनर्जी रिलीज में देखने को मिलता है। एटॉमिक बॉम्ब में यूरेनियम को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा नुकसान ये था कि यूरेनियम एक नेचुरल एलिमेंट है और जाहिर है ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही माइन किया जा सकता है। यूरेनियम के टक्कर का एक नया एलिमेंट बनाया जो नेचुरल भी नहीं था और जो यूरेनियम 235 से भी ज्यादा अनस्टेबल था। ये एलिमेंट था प्लूटोनियम 239। अमेरिका को प्रोजेक्ट मैनहट्टन पूरा करने की ज्यादा जल्दी थी। एक तरफ तो वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, दूसरी तरफ अमेरिका को यह भी खतरा था कहीं जर्मनी उनसे पहले ये बॉम्ब तैयार न कर ले। आखिरकार 16 जुलाई 1945 को दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब तैयार हो चुका था और अब बारी थी इसको टेस्ट करने की। जब इसको डेटोनेट किया गया तो इसकी ताकत देखकर पूरी दुनिया खौफ में आ गई। ओपनहाइमर समेत दूसरे साइंटिस्ट जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे वो खुद भी इस हथियार से डर गए। ह्यूमन सिविलाइजेशन को खतरे में डालने वाला ये पहला हथियार था जो अब इंसानों के हाथ लग चुका था। अगले ही महीने अमेरिका ने इसको जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे इस्तेमाल कर दिया। इन दोनों हमलों में 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग जान से हाथ धो बैठे। 6 दिनों के बाद जापान ने अमेरिका के सामने हथियार डाल दिए और यहीं पर हुआ वर्ल्ड वॉर 2 का दी एंड। ओपनहाइमर ने शुरुआत में बहुत अफसोस जताया क्योंकि उनकी इस क्रिएशन की वजह से लाखों इंसानों की जान जा चुकी थी। इस वाकये ने उनको अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था और उन्होंने खुद को दुनिया से अलग करना शुरू कर दिया। अगर वो चाहते तो अमेरिका की ये ताकत मिनटों में ही कहीं और भी शिफ्ट कर सकते थे। इसी वजह से ओपनहाइमर अब यूएस की एक बहुत ही नाजुक कड़ी बन चुके थे और अमेरिका की अलग अलग एजेंसीज ने ओपनहाइमर पर नजर रखनी शुरू कर दी। लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। 1949 में अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन सोवियत यूनियन ने अचानक एटॉमिक बॉम्ब के धमाके दुनिया को सुना दिए। टेक्नोलॉजी लीक हो चुकी थी लेकिन हुई कहां से इसका अंदाजा अमेरिका को नहीं था। सबका शक ओपनहाइमर में गया क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड भी कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर थी
और उनकी वाइफ भी कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा रह चुकी थी। अमेरिका की कम्युनिटी पार्टी के सोवियत यूनियन के साथ काफी क्लोज रिलेशन हुआ करते थे, पर खुद ओपनहाइमर को पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ओपनहाइमर और स्टेट सीक्रेट के बीच पर्दा डालने का एक आदेश दिया। एक इंक्वायरी बिठाई गई जिसमें ओपनहाइमर पर सोवियत का एजेंट होने का इल्जाम लगाया गया। वो अपने बयान पर डटे रहे और उनका कम्युनिज्म और सोवियत के साथ कोई लिंक नहीं है। किसी के पास कोई सबूत भी नहीं था, लेकिन फिर भी फैसला उनके खिलाफ ही आया। जो एक वक्त ताकतवर साइंटिस्ट हुआ करते थे, उनको मिनटों में जलील करके उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस और प्रोजेक्ट के सारे राइट्स छीन लिए गए। एल्बर्ट आइंस्टाइन समेत साइंटिफिक कम्युनिटी ने इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई। अगले कई साल ओपनहाइमर खामोशी से जिंदगी गुजारते रहे और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से दूर ही रहे। करीब 7 साल के बाद 1961 में जॉन एफ कैनेडी अमेरिकन प्रेसिडेंट बने। उन्होंने ओपनहाइमर को ऑफर दी कि वो फ्री एंड फेयर ट्रिब्यूनल बनाए, जिससे उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस वापस मिल सकती है। लेकिन इस बार ओपनहाइमर ने इनकार कर दिया। जॉन एफ कैनेडी जानते थे कि वो बेकसूर हैं। इसी वजह से उन्होंने ओपनहाइमर को अमेरिका का सबसे बड़ा साइंटिफिक अवार्ड भी दिया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ओपनहाइमर को कैंसर डायग्नोज हुआ और 1966 में वो चल बसे। उनकी एसेस यूएस वर्जिन आइसलैंड बीच पर बहा दी गई, जो आज ओपनहाइमर बीच के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।